ओके, सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे किसी इनिशियल सॉल्यूशन को मोडी मेथड के थ्रू ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। तो आज का टॉपिक है मोडी मेथड। मोडी मेथड। तो सबसे पहले तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मोडी मेथड जो है वो क्या करता है, इनिशियल सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करता है। यानी ये जो इनिशियल सोल्यूशन है, जो मुझे ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन की जो एलपीपी है वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसमें से एक इनिशियल सोल्यूशन निकल के आया है, उसको मैं ऑप्टिमाइज करूंगा। तो मॉडी मेथड मुझे उसको ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेगा, राइट। तो सबसे पहले अगर मेरे सामने कोई ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, राइट। ट्रांसपोर्टेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ट्रांसपोर्टेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना। क्या चीज करेंगे हम? मिनिमाइज करेंगे। क्या मिनिमाइज करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हम क्या मिनिमाइज कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहां से कहां लग रही है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है किसी गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने की। जो कॉस्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, और वो कॉस्ट बिजनेस में कम से कम लगे, इसके लिए हम कुछ मेथड्स लगाते हैं, जिसमें से वो मेथड्स जो हैं वो आपको इनिशियल सोल्यूशन देते हैं और ऑप्टिमल सोल्यूशन देते हैं। तो वो जो मेथड्स हैं, वो कुछ मेथड्स हैं जो आपको इनिशियल सोल्यूशन देते हैं। इनिशियल सोल्यूशन और ऑप्टिमल सोल्यूशन में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो इनिशियल सोल्यूशन है वो कोई भी सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन वो सोल्यूशन जरूरी नहीं है कि वो सोल्यूशन बेस्ट हो। लेकिन ऑप्टिमल सोल्यूशन जो होता है वो बेस्ट सोल्यूशन होता है, यानी कि वो उससे बेहतर सोल्यूशन कोई और नहीं हो सकता। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है। तो इनिशियल सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोगों ने पहले, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और एलसीएम लीस्ट कॉस्ट मेथड, और जो सबसे अच्छा और सबसे ऑथेंटिक मेथड है वो है वैम, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इन तीन मेथड्स का इस्तेमाल किया है। जबकि ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के लिए इसी इनिशियल सोल्यूशन को मैं ऑप्टिमाइज करूंगा, और ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं दो तरह के मेथड्स का इस्तेमाल करूंगा, मॉडी मेथड और दूसरा है स्टेपिंग स्टोन मेथड। स्टेपिंग स्टोन मेथड। स्टेपिंग स्टोन मेथड। स्टेपिंग स्टोन मेथड, राइट। तो स्टूडेंट्स, एक चीज ना अब आपको क्लियर हो गई होगी कि जो इनिशियल सोल्यूशन है वो पहले निकाला जाता है और ऑप्टिमल सोल्यूशन उसके बाद निकाला जाता है। तो पहला क्या है हमारा, कि हम अपना इनिशियल सोल्यूशन निकालें। फिर उसके बाद दूसरा काम हमारा क्या है कि हम उसका अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालें, अगर मुझे किसी को कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, राइट। इसका बिजनेस में काफी यूज है, क्योंकि बड़ी बड़ी शिप कंपनीज लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और भी तमाम तरह की कंपनीज, डीटीडीसी, वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजती हैं, उसका कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करती हैं, इसलिए वहां पे वो इसका यूज कर सकती है। खैर, अब मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि अगर मेरे पास इनिशियल सोल्यूशन निकल के आ गया है, तो फिर मैं उससे ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे निकालूंगा? मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। कौन से मेथड से? मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। तो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तो उस मेथड की आज बात करेंगे हम लोग, राइट। तो मैं इसको रब कर देता हूं, आप मुझे मैं इसको रब करता हूं और मैं आपके सामने उसको लेके आता हूं। तो ये सारा कुछ मैंने रब कर दिया है। तो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की आज बात होगी, दैट इज कॉल्ड मॉडी मेथड, राइट। मॉडी मेथड, तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। अब इसके लिए इस मॉडी मेथड को हम लोग यूवी मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड को हम लोग यूवी मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी आपको बताता हूं कि यूवी मेथड क्यों बोलते हैं, क्या डिफरेंस है मॉडी मेथड में और स्टेपिंग स्टोन मेथड में, राइट। मॉडी मेथड, ओके फाइन। तो यूवी मेथड भी हम लोग इसको बोलते हैं। अभी देखते हैं कि क्या चीज है ये, ठीक है। तो ये हमारे सामने एक इनिशियल सोल्यूशन है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है मैंने कि ये हमारा एक इनिशियल सोल्यूशन है, राइट।
तो इनिशियल सोल्यूशन, ये इनिशियल सोल्यूशन मैंने किससे ऑब्टेन किया है? ये इनिशियल सोल्यूशन मैंने ऑब्टेन किया है वैम मेथड से। किस मेथड से ऑब्टेन किया है? वैम से। तो ये इनिशियल सोल्यूशन मैंने ऑब्टेन किया है वैम मेथड से। तो इसी को मैं ऑप्टिमाइज करूंगा थ्रू मॉडी मेथड। तो एक चीज मुझे ये क्लियर है कि ये जो इनिशियल सोल्यूशन है वो मेरा किससे निकल के आया है? वैम मेथड से। इसको मैं ऑप्टिमाइज करने जा रहा हूं किस मेथड की मदद से? मॉडी मेथड की मदद से। इसको मैं यूवी मेथड भी बोलता हूँ, राइट? इसको हम लोग यूवी मेथड भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें मैं u और v की वैल्यू निकालूंगा। अब ये u और v क्या चीज है, इसको थोड़ा देखते हैं। सबसे पहला काम, कोई भी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हो तो उसका बेसिक एजेंडा क्या है? उसका बेसिक एजेंडा ये है कि जहां जहां मैंने एलोकेशन नहीं करी है, तो कहां कहां मैंने एलोकेशन नहीं करी है जरा देख लें एक बार। इस सेल में कोई एलोकेशन नहीं है, इस सेल में एलोकेशन नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि ये जो एलोकेशन मैंने जहां नहीं करी है, अगर मैं वहां कुछ एलोकेशन करता तो क्या सोल्यूशन और अच्छा निकल के आता? क्या सोल्यूशन और इम्प्रूव होता? क्या सोल्यूशन और बेहतर होता? यही मेरा काम है, मेन कंसेप्ट है ऑप्टिमाइजेशन का। तो मैंने कहां कहां पे एलोकेशन नहीं की हुई है? ए जेड में कोई एलोकेशन नहीं की हुई है, ए जेड में नहीं किया हुआ है, बी जेड में नहीं किया हुआ है। उसके बाद मैंने सी एक्स में कोई एलोकेशन नहीं किया हुआ है, सी वाई में कोई एलोकेशन नहीं किया हुआ है, डी एक्स में भी कोई एलोकेशन नहीं किया हुआ है, और डी वाई में भी कोई एलोकेशन नहीं किया हुआ है। तो इन सभी जगहों पर मैंने कोई एलोकेशन नहीं किया हुआ। तो अगर मुझे इन सभी सेल्स की, अनऑक्युपाइड सेल्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल जाए, यानी कि अगर मैं यहाँ एलोकेशन करता और मैंने नहीं किया तो मैंने कुछ लॉस किया क्या? अपॉर्चुनिटी लॉस, यानी अपॉर्चुनिटी कुछ मैंने खो दी क्या? अगर मैं इस ए जेड में लोकेशन कर देता, इस ए वाई में ना करता, तो क्या मेरा कुछ लॉस होता या मेरा फायदा होता? तो मुझे ये पता करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के थ्रू, राइट? तो मुझे ये पता करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के थ्रू। तो अब आते हैं, तो पहले अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है। तो मेरा जो बेसिक एजेंडा है वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलेगी वो निकलेगी u और v की मदद से। वो किसकी मदद से निकलेगी? वो निकलेगी u और v की मदद से। तो अब u और v पहले निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आ गया कि u और v पहले कैसे निकालें, तो वो पहले देखते हैं, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे सबकी, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट? तो पहले देखते हैं कि u और v कैसे निकल सकता है। इसको मैं सारा डिलीट करता हूं। तो u और v कैसे निकलेगा जरा उसको एक बार समझें। तो फॉर्मूला क्या है u और v निकालने के लिए? फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, सी आई जेड इक्वल्स टू u i प्लस v j। तो सी आई जेड इक्वल्स टू u i प्लस v j। तो c क्या है? c है कॉस्ट। c क्या है? यह है हमारा कॉस्ट। और u और v क्या है? u और v है हमारे इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू। तो c है कॉस्ट, u और v है हमारा इंडेक्स वैल्यू। तो पहले मैं उसको निकालने के लिए देखता हूं। उसको निकालने के लिए अब मुझे u और v निकालने के लिए किनका यूज करना पड़ेगा? किनका यूज करना पड़ेगा? मुझे वो वाले सेल्स का यूज करना पड़ेगा जो कि एलोकेटेड हैं। तो मुझे एक चीज बहुत यहाँ क्लियरली याद रखनी होगी कि u एंड v ये निकलेंगे किससे? एलोकेटेड सेल्स की थ्रू मदद से, राइट? So we will calculate the value of u and v through allocated cells, right? और चलिए अब देखते हैं, फिर आगे फिर बात करेंगे दूसरी। तो u और v, तो इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट प्लस सामने का u वैल्यू प्लस v वैल्यू। सो u वैल्यू प्लस v वैल्यू इक्वल्स टू cost of that allocated cell. So this is the cost of that allocated cell. So what is the cost of that this allocated cell? 2, right? So this is the cost of this allocated cell. जरा मैं इसको रब कर देता हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। Okay, this is the cost of allocated cell. तो अब मैं इसमें से कोई भी एक वैल्यू u1, u2, u3, this is u4
दिस इज V1, V2, V3 एंड ओके फाइन। तो ये वैल्यूज जो है मेरी, इनमें से मैं किसी एक वैल्यू को 0 रख लेता हूं, u की कोई भी एक वैल्यू को बाय डिफॉल्ट में 0 रख लूंगा। तो मैं प्रेफर वही करूंगा, उसी वाले u की वैल्यू को 0 रखना प्रेफर करना चाहिए जिनमें एलोकेशन जो है ज्यादा हो। तो इस पहले वाले रो में कितने एलोकेशंस हैं? 2 एलोकेशंस। इन सेकंड रो वी हैव 1 एलोकेशन। इन थर्ड रो वी हैव ओनली 1 एलोकेशन। अब इसमें कितने एलोकेशन है? 2 एलोकेशन। तो कॉलम वाइज देख लेते हैं, कोई क्या इसमें से कोई मुझे क्लू मिल रहा है क्या? तो आप u को 0 रख सकते हैं या v को भी 0 रख सकते हैं, लेकिन आप उसी को पहला 0 रखिए जिसमें एलोकेशन ज्यादा है। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में इजी होगा, राइट? और कोई इससे नुकसान नहीं है, बाकी और कोई सच चीज नहीं है। तो आप अगर कैलकुलेशन इजी बनाना चाहते हैं तो आप उस वाले रो या उस वाले कॉलम को 0 करिए जो, यानी उस वाले रो यानी कि u को 0 करिए जो जहां पे एलोकेशंस ज्यादा हैं, या उस वाले v को 0 करिए जहां पर, उस वाले कॉलम या उस वाले v को 0 करिए जहां पे 0 ज्यादा है। तो हमारे लिए तो ऐसा कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो रोज हैं उनमें 2 ही एलोकेशंस हैं। तो मैं किसी को भी 0 कर लेता हूं, तो मैं इसको 0 कर लेता हूं, दिस इज 0। अब ये 0 हो गया। इसके सामने ये जो पहला वाला मेरा AX है, राइट, ये एलोकेटेड सेल है। तो ये मेरा एलोकेटेड सेल है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है CIJ इक्वल्स टू UI प्लस VJ। CIA इक्वल्स टू UI प्लस VJ। तो ये मेरा फॉर्मूला है जो ये कह रहा है CIJ इक्वल्स टू UI प्लस VJ। तो ये मेरा फॉर्मूला है। तो अब देखते हैं, तो U हमने क्या किया? 0 किया। तो इस जगह पे मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूं, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ पाएगी इस चीज से, राइट? तो मेरा जो पहला, अब मुझे एक चीज बिल्कुल ध्यान रखनी कि u और v किसकी मदद से निकलेंगे? u और v निकलेंगे एलोकेटेड सेल्स की मदद से। तो पहला एलोकेटेड सेल कौन सा है मेरा? AX। इसका कॉस्ट कितना है? इसका कॉस्ट है 2। दिस 2 फॉर्मूला देखिए, CIJ इक्वल्स टू UI प्लस VJ। दिस 2 इक्वल्स टू u कितना है हमारा? 0, और इसके सामने का v कितना है? यानी V1। तो V1 तो मुझको मालूम नहीं है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरा V1 कितना निकल आएगा? V1 निकल आएगा 2। so that I am keeping it here, right, okay, so 2। तो अब मैंने यहाँ पे 2 निकाल के रख दिया है। अब इसकी मदद से ये भी निकल सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं AY एलोकेटेड सेल है। इसमें कॉस्ट कितनी है? 7। तो 7 इक्वल्स टू, इसके सामने का u कितना है? 0। इसके सामने का v कितना है? V2। तो सॉल्व करते हैं, कितना आया? सो V2 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे V2 इक्वल्स टू 7 आया। V2 इक्वल्स टू 7। मैं एक बार इसको थोड़ा क्लियरली लिखता हूँ, V2 इक्वल्स टू 7। तो मेरे दो वैल्यूज निकल गए, AX और AY। अब आते हैं मेरा जो तीसरा एलोकेटेड सेल है वो मुझे कुछ हेल्प कर सकता है? हाँ, कर सकता है। BY तीसरा मेरा एलोकेटेड सेल है, जो वो कौन सा है? BY है। तो थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। हाँ, BY, राइट। BY के सामने आप जरा इसको देखें ध्यान से। तो BY की कॉस्ट कितनी है? 3। हमारा फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट इक्वल्स टू U प्लस V, राइट। तो इसके सामने का U2 तो हमको मालूम नहीं है, राइट, U2। बट इसके सामने का V हमें मालूम है, V2, दैट इज 7। तो दैट इज 7। तो हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारा U2 का जो वैल्यू है वो आ गया 3 - 7 इक्वल्स टू -4। तो मुझे U2 मिल गया -4, राइट। अब मुझे U2 मिल चुका है -4। ये V2 भी V2 है मेरे पास में। अब मेरे पास में क्या चीज नहीं है? U3 नहीं है, U4 नहीं है, V3 नहीं है, राइट। तो अब मैं देखूं कुछ और क्या निकल सकता है। हाँ, ये निकल सकता है इससे। देखिए, इसके लिए V है, यानी U और V में जब एक वैल्यू गिवन होगी तभी आप दूसरी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि हम उस एलोकेटेड सेल को तभी यूज कर पाएंगे जब उसके सामने का U या उसके सामने का V, दोनों में से कोई एक चीज गिवन होनी चाहिए, राइट।
तो ये जो सी जेड है हमारा, सी जेड है जो हमारा ये वाला सी जेड, इसके सामने का ना तो मेरे पास u है और ना ही v है, तो मैं इसका यूज नहीं कर पाऊंगा, राइट। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि सी जेड के सामने ना तो u है ना ही v है, तो मुझे कोई तो एक चाहिए तभी दूसरी वैल्यू निकल पाएगी, क्योंकि इस u और v का टोटल मिला के कितना होता है, कॉस्ट के बराबर होता है, राइट। तो मैं इसका कोई भी यूसेज अभी नहीं कर सकता, तो सी जेड में मैं इसका कोई यूज नहीं कर पाऊंगा, तो मैं पहले सी जेड नहीं निकालूंगा, मैं कुछ और पहले निकालूंगा। तो पहले मैं निकालता हूं dx, तो dx निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि इसके सामने का v है हमारे पास में, तो मुझको u मिल जाएगा। तो क्या है भाई dx की कॉस्ट क्या है, जरा देखिए एक बार, थोड़ा सा ध्यान दें। हाँ आइए, तो dx है हमारा 1, dx है हमारा, ये देखिए ध्यान से, dx है हमारा 1, तो 1 इक्वल्स टू, इसके सामने का u4 तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन v2 मालूम है, तो u4 नहीं मालूम है, लेकिन v मालूम है, v है हमारा 2, तो v है 2, तो dx इक्वल्स dx है हमारा, उसका जो कॉस्ट है वो 1 है, तो 1 इक्वल्स टू u4 प्लस 2, तो u4 का वैल्यू कितना निकल गया, u4 का वैल्यू निकला 1 माइनस 2, सो इट बिकम्स -1, तो मेरे को u4 का वैल्यू मिल गया -1। तो इस तरह से मुझे u4 का वैल्यू मिल गया। अब मैं कौन सा सेल यूज कर सकता हूं, तो अब मुझे इसको यूज कर लेना चाहिए, dz को। क्यों यूज कर लेना चाहिए? क्योंकि इसके सामने का u वैल्यू है, तो v वैल्यू मुझे पता चल जाएगा, राइट। तो इसके सामने का मेरे पास d, तो ये मेरा जो सेल है, मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा इसको ड्रैग कर रहा हूं, ये जो है dz, तो dz का कॉस्ट कितना है, ये ध्यान से देखिए 2, dz का कॉस्ट है 2 फ्रेंड्स। तो dz का कॉस्ट है 2, इसके सामने का u वैल्यू, इसके सामने का u वैल्यू, राइट। तो मुझे यहाँ प्लस नहीं लगाना है, मैं पहले कॉस्ट लिखूंगा, राइट। तो dz में आइए, कॉस्ट Cij प्लस इक्वल्स टू u प्लस v, तो u4 प्लस v3, तो u4 इज -1 प्लस v3, तो v3 हमारा क्या हो गया, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो v3 हो गया, ये 1 उधर चला जाएगा, सो इट बिकम्स 2 प्लस 1, सो इट बिकम्स 3, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। अब मुझे चूंकि ये अभी तक इसका वैल्यू नहीं मिला, मैं ध्यान से देखूं तो मुझे किसका वैल्यू नहीं मिला, इसका, इस सेट को मैंने यूज नहीं किया, लेकिन अब मैं इसको यूज कर सकता हूं। क्यों यूज कर सकता हूं? क्योंकि इसके सामने का v मुझे निकाल लिया है मैंने, तो मैं इसका u निकाल सकता हूं। तो मैंने आपको क्या बताया कि u और v में से कोई एक वैल्यू गिवन होगी, तभी आप दूसरी वैल्यू निकाल पाएंगे, बिकॉज कॉस्ट गिवन है हमें हर एक एलोकेटेड सेल की, बट हमें u और v में से जब कोई एक गिवन होगा तभी हम दूसरा वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। तो फिर से देखते हैं, तो अब मेरा कौन सा सेल बचा है, केवल अब मेरा सेल बचा है ये वाला CZ, तो CZ का वैल्यू कितना है, CZ, तो CZ की कॉस्ट कितनी है 1, और फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट इक्वल्स टू U एंड V, तो U कितना है, U3 तो मुझे मालूम नहीं है, तो V पता है मुझे, तो दैट इज 3, तो U3 का वैल्यू कितना निकल के आ गया 3, तो इट बिकम्स 2, तो -2, तो U3 -2, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक सारी बात समझ ली है, तो U3 निकल के आ गया -2। तो आई होप कि यहाँ तक U और V की क्लैरिटी हो गई होगी सभी को, क्योंकि इसके लिए हमें 2 बातें ध्यान में रखनी है जब भी हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। पहला ये कि U और V जो निकलेंगे वो निकलेंगे एलोकेटेड सेल्स की मदद से, अनएलोकेटेड सेल्स का इसमें कोई रोल नहीं है, राइट। और एलोकेटेड सेल्स कौन सी हैं, जिनको कुछ हमें वैल्यू हमने एलोकेट की है, जो रेड कलर से मैंने यहाँ पे दिखा रखी है, राइट। और जो अनएलोकेटेड सेल्स कौन सी हैं, जिनमें कोई वैल्यू नहीं है, जैसे कि AZ में नहीं है, BX में नहीं है, CX में नहीं है, इस तरीके, राइट। तो U और V निकलेंगी केवल एलोकेटेड सेल्स की मदद से, नंबर 1। नंबर 2,
कि u और v में से निकल तभी पाएंगी जब कोई u या v में से कोई एक वैल्यू गिवन होगी। अगर u गिवन है तो आप v निकाल सकते हैं, अगर v गिवन है तो आप u निकाल सकते हैं। फाइन। तो इस तरीके से मैंने सारे वैल्यूज निकाले। अब मैं इसको रब करता हूं। अब मेरा जो मेन पर्पस है ऑप्टिमाइजेशन का, वो सबसे पहला पर्पस ये है कि मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालूं उन सभी सेल्स की जो अनऑक्युपाइड है, क्योंकि मुझे ये पता लगाना है कि अगर ऑक्युपाइड सेल्स के अलावा जो अनऑक्युपाइड सेल्स हैं, अगर इनमें कोई भी एलोकेशन की जाती तो क्या मेरा सोल्यूशन इंप्रूव होता। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब केवल इतना है कि मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि अगर अनऑक्युपाइड सेल में मैं कुछ वैल्यू रखता, ऑक्युपाइड सेल में उतना एलोकेशन नहीं करता, तो क्या मेरा सोल्यूशन बेहतर होता या नहीं होता। ये मुझे मोडी मेथड से पता चल जाए। राइट, ये मेरा एजेंडा है इस पूरे को निकालने का। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पे जाते हैं वापस से और फिर उसको सॉल्व करते हैं। राइट, चलिए ठीक है। तो देखते हैं इसको अनऑक्युपाइड सेल्स की कॉस्ट निकाल करके। राइट, ओके। सो अनऑक्युपाइड सेल्स की कॉस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डी आई जे इक्वल्स टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। तो बेसिकली मतलब क्या है कि ये जो सी है कॉस्ट है, अनऑक्युपाइड सेल की कॉस्ट है, उसमें मैं माइनस करूंगा उसके सामने का यू वैल्यू और उसके सामने का वी वैल्यू। राइट, सो एक मिनट में यहाँ पे जरा इसको ठीक कर दूं। ये हमारा V3 था और V3 निकल के आया था हमारा, कितना निकल के आया था 2 और वो ठीक है 3 निकल के आया था। राइट, तो अब मैं अनऑक्युपाइड सेल की कॉस्ट आपके सामने निकाल रहा हूँ। राइट, अनऑक्युपाइड सेल की कॉस्ट आपके सामने निकाल रहा हूँ। तो अनऑक्युपाइड सेल्स की कॉस्ट निकालूंगा। सो अनऑक्युपाइड सेल्स, इसकी कॉस्ट में निकालने जा रहा हूँ। राइट, और इसकी क्या निकाल रहा हूँ? अनऑक्युपाइड सेल्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस डी आई जे, जो मैंने यहाँ फॉर्मूले पे लिख रखा है। राइट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये मैं निकालने जा रहा हूँ। तो पहले देख लें कौन कौन से अनऑक्युपाइड सेल्स हैं। तो पहला अनऑक्युपाइड सेल है ए जेड, दिस वन। दूसरा है बी एक्स एंड बी जेड, तो बी एक्स एंड बी जेड। तीसरा है सी एक्स एंड सी वाई, Cx and Cy, and the fourth one रो वाइज अगर आप देखेंगे तो मिस नहीं होगा। राइट, तो dy। अब आते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है कि सामने के दोनों u और v वैल्यू जोड़ करके उस सेल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उस सेल की जो कॉस्ट है उस पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एजेड की कॉस्ट कितनी है 4, एजेड की कॉस्ट कितनी है 4 माइनस सामने जो u वैल्यू है 0, सामने u वैल्यू है 0, सामने v वैल्यू है 2, तो 0 प्लस 2 इट बिकम्स 2। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने रख दिया 2। राइट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2। अब आते हैं bx के लिए। bx के लिए आते हैं, कॉस्ट को निकालते हैं। राइट, अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ तो आपको क्लैरिटी रहेगी। अब bx की कॉस्ट कितनी है 3, सामने का u वैल्यू कितना है -4, सामने का v1 वैल्यू कितना है +2, तो क्या निकल के आ गया, ये हुआ -2 और माइनस माइनस प्लस, सो इट बिकम्स 5 प्लस का 5। राइट, तो प्लस का 5 आ गया। so this is also plus, this is also plus. Right, now bz हमारा है कॉस्ट 7, bz का कॉस्ट है हमारा 7। ये देखिए bz का कॉस्ट है हमारा 7। राइट, तो bz का कॉस्ट है 7, तो bz का कॉस्ट है 7 माइनस सामने का u दैट इज -4,
सामने का v दैट इज 3 प्लस 3 तो ये कितना निकल के आया -4 + 3 -1 -1 +1 so it becomes प्लस का 8 राइट तो प्लस का 8 नाउ cx की कॉस्ट निकालते हैं cx की कॉस्ट है हमारी 5 राइट ये देखिए 5 है 5 सामने का वैल्यू u3 का है -2 और इसके बाद में सामने का जो v है वो वैल्यू है प्लस का 2 तो ये कितना निकल के आया प्लस का 5 तो बराबर ही है वो देखिए सामने -2 और ये प्लस का 2 so it becomes 0 so it becomes 5 so this is 5 अब आते हैं cy का कॉस्ट निकालते हैं cy का कॉस्ट कितना है 4 cy तो 4 माइनस सामने का u का कॉस्ट -2 और v का कॉस्ट 7 तो +7 तो +7 तो ये कॉस्ट कितना निकल के आया ये कॉस्ट निकल के आया हमारा माइनस या 5 और 4 - 5 दैट इज -1 अब देखिए यहाँ पर जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है -1 इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस सोल्यूशन को इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में cy की जगह पर कुछ एलोकेट करूंगा तो मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो घटेगा ये माइनस मुझे ये चीज बता रहा है कि मेरा टोटल कॉस्ट घटेगा और ये जो सोल्यूशन है इनिशियल सोल्यूशन ये अभी बेहतर सोल्यूशन नहीं है इससे बेहतर कुछ अच्छा सोल्यूशन मुझे मिल सकता है राइट यहाँ पर जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है -1 तो ये थोड़ा डेंजरस जोन है -1 कॉस्ट है राइट -1 कॉस्ट है तो इसको मैं किसी और कलर से दिखा देता हूं तो दिस इज -1 तो थोड़ा सा इसको लेकर के सारा जो अगर मुझे सारे प्लस मिल जाएं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन अगर मुझे एक भी माइनस मिलता है तो इसका मतलब है कि वहां पर वो सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है चलिए देखते हैं कि क्या यही केवल माइनस है या कोई और भी माइनस हो रहा है dy तो एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा वैल्यूज भी माइनस हो सकती हैं राइट तो उससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है तो dy के लिए 6 माइनस u4 का -1 और इधर 7 तो प्लस का 7 so it becomes minus का it becomes plus का 6 so 6 minus 6 0 so it is 0 so no problem it is 0 right तो मुझे क्या समझ में आया मुझे केवल ये बात समझ में आ गई है कि केवल एक ही सेल है जहां ये सारी प्रॉब्लम हो रही है तो उसी सेल पर मुझे एलोकेशन करने से आगे का रास्ता मिलेगा तो मुझे आगे का टेबल बनाना है राइट तो वो कौन सी सेल है वो सेल हमारा जो है वो सेल है हमारा वो सेल है हमारा CY कौन सा सेल है CY क्योंकि इसी CY सेल के अंदर ही जो कॉस्ट है वो नेगेटिव आ रही है राइट तो फ्रेंड्स इसी CY सेल के अंदर ही कॉस्ट नेगेटिव आ रही है तो ये मेरा जो CY सेल है इसी पे मुझे सारा ट्रीटमेंट आगे करना होगा तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी इससे मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने से मुझे पता चल गया कि मुझे आगे जो है क्या करना है इसके अंदर में मैंने समझ लिया है कि अब मुझे वो वाली सेल मिल गई है CY सेल जहां पर ये मुझे सोल्यूशन को इम्प्रूव करना है राइट तो मैं इसको आगे स्पेस करता हूं राइट या फाइन तो CY सेल अब मुझे और बाकी किसी भी कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है UV की किसी वैल्यू से अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है अब मेरा मतलब केवल इतना है कि जो क्वेश्चन में जो और चीजें मतलब जो ऑप्टिमाइजेशन है उसके लिए मुझे केवल अब इतने की जरूरत है कि वो कौन सी सेल है जहां पर तो मैं इसको रब कर देता हूं ताकि किसी तरह कोई कंफ्यूजन ना रहे तो कौन सी ऐसी सेल है जहां पर कॉस्ट नेगेटिव आई यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि अगर एक से ज्यादा सेल ऐसी हो जाती जिसमें नेगेटिव कॉस्ट आती तो हम उस सेल को लेते जिसमें
जिसमें जो कॉस्ट है, जो लार्जेस्ट निगेटिविटी, तो लार्जेस्ट निगेटिविटी वाली कॉस्ट को हम लेंगे, लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू हम लेंगे इफ वी हैव मोर देन वन negative values, right? If we have more than one unoccupied cells which contain negative value, तो हम उस केस में किसको लेंगे? लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू वाली सेल को लेंगे। तो हमारे पास तो एक ही है CY, तो हमें ऐसा कुछ सोचने की जरूरत फिलहाल नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे यहाँ पर एक लूप बनाना होगा। लूप बनाने के लिए मुझे एक मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ लूप बनाने के लिए। या तो लूप बनाना होगा, एक ऐसा लूप बनाना है जिसकी शुरुआत होगी इस CY से, जिसकी शुरुआत होगी इस CY से, राइट? और लूप बन के वापस भी यहीं आना है, लूप बन के वापस भी यहीं आना है, राइट? तो CY से अगर मैं शुरुआत करूंगा, अब मुझे एक चीज ये ध्यान रखनी है कि केवल लूप बनाने के लिए टाइम पर मैं किन्हें यूज कर सकता हूं? केवल एलोकेटेड सेल्स को। किन्हें यूज कर सकता हूं? आई कैन यूज ओनली एलोकेटेड सेल्स, अनएलोकेटेड सेल्स को नहीं यूज कर सकता। और उन्हीं सेल्स को यूज करूंगा जिन सेल्स से मुझे टर्न मिल सकता है। तो मेरे लिए कौन से सेल्स हैं जो मुझे टर्न दे सकते हैं? वो टर्न मुझे 90 डिग्रीज पे देते हैं, राइट या लेफ्ट। टर्न मुझे या तो राइट देंगे या लेफ्ट देंगे, राइट? तो 90 डिग्रीज पे ही केवल टर्न देंगे। तो मुझे लूप बनाना है। देखते हैं, मैं यहां से चला और मैं इस सेल पे पहुंचा, तो इसने मुझे राइट टर्न दे दिया क्योंकि मुझे वापस यहीं पे आना है, इसी CY पे आना है। तो इसने मुझे राइट टर्न दे दिया, तो मैं यहाँ पर आ गया। फिर इसने मुझे फिर से राइट टर्न दे दिया, मैं यहाँ पर आ गया। फिर इसने मुझे यहाँ से भी मुझे यहाँ से भी इसने राइट टर्न दे दिया, तो मैं फिर से वापस से इसी जगह पे से राइट टर्न लेके इधर आ गया, राइट? ओके, तो अगर मैं यहाँ से राइट टर्न लेता हूँ, तो मैं अभी तक जो मैंने जहां तक जर्नी करी है वो कहाँ कहाँ से करी है? मैं इस सेल से गया हूं, मैं वापस से इसको बना के आपको दिखा रहा हूँ, राइट? ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। मैं वापस इसको बनाकर दिखा रहा हूँ। हाँ, तो मैंने सबसे पहले मैं यहाँ से गया था इस पे, राइट? फिर मैं यहाँ से राइट टर्न लेके आया इधर, राइट? फिर मैं राइट टर्न लेके आया इधर। अब मैं राइट टर्न लेके आ रहा हूँ इधर, राइट? राइट टर्न लेके आ गया इधर, ठीक? अब मुझे यहाँ से फिर से राइट टर्न मिलेगा इससे। अब मेरे सामने मुझे आना कहाँ पर है? यहाँ पर आना है, तो मुझे सीधा ही आना। क्या मुझे यहाँ पे कोई टर्न लेने की जरूरत है लेफ्ट या राइट में? नहीं जरूरत है, तो मुझे फिर इससे कोई मतलब नहीं है। तो यानी इस सेल में मुझे नहीं जाना, इस सेल से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सीधा आऊंगा अपने उसी सेल पे, राइट? अपने उसी सेल पे सीधा आऊंगा, यहाँ पर, राइट? तो मैं कहाँ से चला था? मैं चला था यहाँ से ये, फिर मैं आया इधर, फिर मैं इधर गया, फिर मैं गया इधर, और फिर मैं इधर गया, और फिर मैं वापस इधर, राइट? तो ये मेरा पूरा लूप बन गया। तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ एक बार, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि क्या चीज लूप के अंदर थी, राइट? ओके, तो मैं यहां से चला, फिर मैं इधर गया, फिर मैं इधर गया, फिर मैं इधर गया, और फिर मैं सीधा वापस इधर आ गया। तो मैंने कौन कौन से सेल्स को यूज किया है एक बार जरा देखें। मैंने इसको यूज किया, 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 और इसको यूज नहीं किया। ये यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे इससे टर्न नहीं चाहिए था। क्योंकि ये टर्न देता तो या तो ये इधर घुमाता या फिर इधर घुमाता, और दोनों ही तरफ अगर मैं घूम जाता तो फिर मैं वापस अपने होम सेल में नहीं आ पाता। CY जो है मेरा, जहाँ पे मुझे एक्चुअली वापस इसी सेल से वापस जाना है और इसी सेल पे वापस आना है, तो लूप में ये काम करना है, राइट? तो मैं वापस नहीं आ पाता, इसलिए मैंने यहाँ से टर्न नहीं लिया, राइट? तो इस सेल की कोई जरूरत मुझे नहीं है।
तो मैं सीधा आया इधर। अब एक चीज और है जो अब मुझे देखनी है, थोड़ा सा मैं इसको डार्कन कर दे रहा हूं। राइट, तो ये मेरा लूप है। अब मैं इस पे साइन असाइन करूंगा, जहां जहां मैंने अल्टरनेटिवली प्लस और माइनस के साइन मैं असाइन करूंगा। तो मैंने जहां से स्टार्ट किया वो प्लस, फिर अगला वाला माइनस, फिर उसके बाद अगला वाला प्लस, फिर अगला वाला माइनस, फिर अगला वाला प्लस, फिर अगला वाला माइनस, इस तरह से। राइट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां से मैंने स्टार्ट किया था उसे प्लस, फिर नेक्स्ट माइनस, फिर जहां टर्न लिया उसके बाद प्लस, फिर जहां से टर्न लिया उसके बाद माइनस, फिर जहां से टर्न लिया उसके बाद प्लस, फिर जहां से टर्न लिया उसके बाद माइनस। अब जो माइनस वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं हमारी, जरा एक बार देख लें। माइनस सेल कौन कौन से हैं हमारे। एक तो जहां जहां पे हमने माइनस लगा रखा है, ए वाई ये माइनस है, इसका वैल्यू, इस पे एलोकेशन वैल्यू कितनी है, 20 है। इसके अलावा माइनस कहाँ लगा रखा है, सी जेड पे लगा रखा है, सी जेड, इसका एलोकेशन वैल्यू कितना है, 80 है। इसके अलावा माइनस कहाँ पे लगा रखा है, इसके अलावा माइनस लगा रखा है डी एक्स पर, डी एक्स, इसका एलोकेशन वैल्यू कितना है, 40। तो जहां जहां माइनस वैल्यू लगी हुई है वहां पर मैं लीस्ट निगेटिव वैल्यू देखूंगा। तो लीस्ट वैल्यू जो है निगेटिव में कौन सी है, 20। तो 20 में जो एलोकेशंस वाली जहां पे 3 सेल्स थे, ए वाई सी जेड और डी एक्स, इन्हीं में एलोकेशन थी, तो इन्हीं में मैं लीस्ट निगेटिव वैल्यू। तो लीस्ट निगेटिव वैल्यू मतलब जिसमें वो माइनस वाले सेल जहां पर एलोकेशन हो रखी है और मैंने माइनस का सिंबल लगाया हुआ है, उनमें जहां पर जो सबसे कम एलोकेशन हुई होगी उस वैल्यू को हम यूज करेंगे एडजस्टमेंट के लिए। तो एडजस्टमेंट के लिए हम यूज करेंगे, तो उस वैल्यू को यूज करते हुए यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर तो इस किसको यूज करेंगे, 20 को यूज करेंगे। 20 यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 20 यहाँ पे भी सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 20 यहाँ ऐड कर देंगे, 20 यहाँ सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 20 यहाँ सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 20 यहाँ ऐड कर देंगे। राइट, तो ये सारी चीज क्लियर हो गई। 20 हम कैसे ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो माइनस वाले जितने भी सिंबल वाले सेल थे सॉरी, वहां पर मेरा जो सबसे लीस्ट एलोकेशन था वो 20 का था, तो उसी 20 को यूज किया गया है सब जगह ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के लिए। क्लियर, तो इसको मैंने ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो अब मुझे नई वैल्यू मिल जाएगी, नई एलोकेशन मिल जाएगी, विशुद्ध से नया एलोकेशन मिल जाएगा। तो मैं सारी चीजें रब कर देता हूं, तो आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर चीज समझ में आ जाएगी। तो मैं सारी चीजें रब कर देता हूँ, मुझे बिल्कुल क्लियर आप लोगों को ये चीज आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट, तो ओके फाइन। तो अब मुझे यहाँ पर देखिए, अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर जो वैल्यू है मेरा वो है 30 और उसमें 20 माइनस कर दिया मैंने, तो नया एलोकेशन जो निकल के आ गया वो आ गया 50। क्यों, क्योंकि पहले 30 था और 20 उसमें प्लस कर दिया, तो अब नया एलोकेशन आ गया 50। नया एलोकेशन आया कितना, 50। यहाँ पर 20 माइनस कर दिया, तो यानी कि यहाँ पर कोई एलोकेशन नहीं रह जाएगा, ये एलोकेशन डिलीट खत्म। राइट, यहाँ पर कोई एलोकेशन अब नहीं रह जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इससे तो कोई मतलब था नहीं, यहाँ पर मुझे 80 से एलोकेशन घट के कितना हो गया, 60। 80 से एलोकेशन घट के कितना हो गया, 60। तो मैं इसको कलर कर रहा हूँ 60। राइट, यहाँ पे एलोकेशन कितना हो जाएगा, 100 में 20 प्लस कर देंगे, क्योंकि प्लस का मैंने सिंबल लगा रखा था, तो 120। यहाँ पर एलोकेशन हो गया 120, 120। इसके बाद में यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा हुआ था, तो 40 है, क्योंकि देखिए 40 डीएक्स में माइनस वैल्यूज थी, तो यहाँ पर सिंबल लगाने से ये 20 हो गया। और मैं इसको एक नया कलर करता हूँ, ये हो गया हमारा, यही ये कलर मैं यूज कर रहा हूँ।
और बाकी तो एज इट इज ही बना रहेगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं जरा इस चीज को। तो अभी मेरा जो अपडेटेड टेबल निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, जरा इसको क्लियर कर देते हैं। यस, तो अब सारी चीजों को क्लियर करते हुए, हाँ यहाँ पर भी एक मैंने जो 6 था उस पे मुझे 20 लेना था, राइट। तो 20 जो है मैंने यहाँ पे लेना था, मैं यहाँ पे 20 ले लूँ, 4 पे मैं 20 ले लूँ, क्योंकि मैं यहीं से तो चला था, यहीं पे याद करिए ए वाई पे मैंने 20 का एलोकेशन सबसे कम था, तो मैं यहाँ पर भी 20 सॉरी मैं यहाँ से चला था सी वाई से, सी वाई मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था सी वाई, यहाँ पे मुझे प्लस का साइन लगाया था, तो मैं यहाँ पे प्लस का 20 एलोकेशन कर दिया, राइट। प्लस का 20 कर दिया। अब मैं इसको जरा देख लेता हूँ एक बार कि ये क्या सारी बात हो गई है, राइट। तो ये पूरा मेरा नया टेबल निकल के आ गया। चेक कर लें एक बार कि टेबल सही है या नहीं सही है, राइट। तो टेबल सही है तो नहीं सही है उसके लिए पहले देख लें कि मैच हो रहा है क्या। 50-50 मैच हो रहा है, 70-70, 20-60, 80, 20-120-140, करेक्ट। 50 + 20 70, 70 + 20 90, 60 120 80, तो ये सारी चीजें मैच हो गई। तो व्हाट वी हैव डन, हम लोगों ने क्या किया इसके अंदर, एक्चुअली हम लोगों ने किया पहले u और v का वैल्यूज निकाला ऑक्युपाइड सेल्स की मदद से, और फिर अनऑक्युपाइड सेल्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली। सो सिमिलरली ऐसे ही हम लोग अब दोबारा से करेंगे, u और v का वैल्यू निकालेंगे ऑक्युपाइड सेल की मदद से, और ऐसा कब तक करते रहेंगे, ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे सारे के सारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पॉजिटिव नहीं आ जाते। सो वी विल अगेन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ u एंड v थ्रू ऑक्युपाइड सेल। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, अगेन वी विल चेक क्या चेक करेंगे कि ये सोल्यूशन जो मेरा ऑप्टिमल है या नहीं। तो वेदर this solution is optimal or not, ठीक है। तो ऑप्टिमल और नॉट के लिए क्या करेंगे, स्टेप 1 we will calculate value of u, we will calculate value of u and v again, and step 2 calculate opportunity cost of unoccupied cells through u and v. So through u and v values, right? So if all the opportunity costs are positive, if all the opportunity cost of unoccupied cells are positive, then this will be optimal solution.
तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सोल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं? मुझे पता चलेगा इस तरह से कि अगर सारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अनऑक्युपाइड सेल के पॉजिटिव आ गए तो मुझे पता चल जाएगा कि सोल्यूशन ऑप्टिमल है। और अगर नहीं आते हैं तो जो भी सेल का सोल्यूशन, जो भी सेल में नेगेटिव वैल्यू आएगी, अगर एक से ज्यादा आती है तो जो लार्जेस्ट नेगेटिव वाली वैल्यू वाली जो सेल होगी उससे फिर हम लूप बनाएंगे, फिर हम देखेंगे लूप बनाकर माइनस प्लस साइन लगाएंगे, और जो माइनस साइन वाले जो भी सेल रहे होंगे उनमें जिनमें सबसे कम एलोकेशन होगी उसको फिर से हम वही ऐड सब्सट्रैक्ट करके अपनी टेबल को रिवाइज करेंगे, राइट? सो आई होप कि कुछ आइडिया आपको इससे मिल गया होगा। तो वी आर स्टॉपिंग इट हियर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेपिंग स्टोन मेथड बताऊंगा।